मैं जो ही कमरे में दाखिल हुई मुझे नहीं पता था कि इस लम्हे मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। जैसे ही मेरा कदम दरवाजे के अंदर पड़ा एक अजीब सा एहसास मेरे दिल पर भारी हो गया। कमरा पहले कभी इतना खामोश महसूस नहीं हुआ था। खिड़की के पर्दे हुआ से हल रहे थे और रोशनी की लकीर फर्श पर फैलकर ऐसे लग रही थी जैसे कोई इशारा दे रही हो कि अंदर कोई राज छुपा है। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ी रही क्योंकि मुझे यूं लगा जैसे इस कमरे की फिजा में एक कहानी कैद है जो बरसों से किसी सुनने वाले की मुंतजिर है। दीवार पर लगी घड़ी की टुक टुक भी आज जैसे बेचैनी से चल रही थी, जैसे वक्त बेकरार होकर आगे भागना चाहता हो ताकि मुझे वो दुखा सके जो तकदीर ने लिख रखा था। मेरा घर बज़ाहिर एक आम सा घर था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से इतना कुछ बदल गया था कि हर बैठक, हर दरवाज़ा, हर आहट किसी न किसी खौफ का पैगाम लगता था। उम्मी रोज़ बीमार सी रहने लगी थी और मेरे अबू का चेहरा भी परेशानी की लकीरों से भर चुका था, जैसे वो कोई बोझ दिल में छुपाकर जी रहे हों। घर में लोग कम बोलने लगे थे, हर कोई अपनी सोच में परेशान था और मेरा भाई जो हमेशा मुस्कुराता था, शरारतें करता था, अब वो भी खामोशी की जुबान सीख चुका था। इसकी आंखें अक्सर खिड़की के बाहर खाली समत को ढूंढती थीं, जैसे वो किसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा हो। मैंने एक आहिस्ता सा कदम आगे बढ़ाया और हुआ कि हल्की सी ठंडक मेरे चेहरे से टकराई। इतनी खामोशी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। कमरे में बचपन की कुछ तस्वीरें रखी थी। एक तस्वीर जिसमें मैं, मेरा भाई और अबू साथ खड़े मुस्करा रहे हैं। वो तस्वीर मेरी नज़र पड़ते ही दिल में एक अजीब चुभन सी पैदा हुई, जैसे मुस्कुराहटों का वो दौर अब कहानी बनकर रह गया हो। मैं बेड के करीब गई तो वहाँ एक पुरानी डायरी रखी थी। ये वही डायरी थी जो मैंने बरसों पहले अपने भाई को तोहफे में दी थी। तब हम दोनों ने वादा किया था कि अपने दिल की हर बात इस डायरी में लिखा करेंगे ताकि कभी भी जिंदगी बदल जाए तो हम वापस पढ़कर खुद को पहचान लें। लेकिन आज जब वो डायरी मेरे सामने बंद पड़ी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर लिखा हर लफ्ज़ चीख चीख कर कोई हकीकत छुपाने से थक चुका है। मैंने डायरी उठाई, इसका कोर मेरी उंगलियों में थरथरा गया जैसे किसी ने इसमें रूह डाल रखी हो। मैंने आहिस्ता से इसे खोला तो पहले सफ़े पर मेरे भाई की लिखाई में लिखा था, हर किसी के दिल में एक जंग होती है। कुछ लोग लड़कर जीत जाते हैं, कुछ लड़ते लड़ते थक जाते हैं और कुछ चुपचाप हार कबूल कर लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जीत किसी और के जख्म पर तामीर होगी। ये पढ़ते ही मेरा सांस रुक सा गया। मेरे भाई ने ऐसी बात क्यों लिखी? क्या उसके दिल में कोई गम है? मैं हर रोज़ उसके साथ रहती हूँ मगर मुझे पता ही ना चला कि वो अंदर से इस हद तक बोझ तले दब चुका है। मेरी उंगलियां कांपने लगी। अगले सफ़े पर बहुत सी तारीखें लिखी थीं, लेकिन कई सफ़हात फटे हुए थे, जैसे कोई उन यादों से छुटकारा पाना चाहता हो। मैंने डायरी बंद की और एक लंबी सांस ली। मुझे लगा शायद मेरे भाई के दिल में कुछ है जो वो किसी को बता नहीं पाया। शायद उसकी खामोशी किसी अंदरूनी चीख का साया है। मैं एक लम्हे को रुकी और चारों तरफ नज़र दौड़ाई। तब मेरी नज़र कमरे के कोने में पड़े एक गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी, जिस पर किसी ने आहिस्ता से रिबन बांध रखा था। ये बॉक्स पिछले साल उसकी सालगिरह पर रखा था, लेकिन मैंने सोचा था वो कभी इसे खोलेगा, मगर जैसे वो बॉक्स हमेशा बंद ही रहा। मैं झुकी और इसे हाथ में लिया। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे पूरे घर ने सांस रोक लिया हो। मैंने रिबन खोला और अंदर से सिर्फ एक छोटी सी चाबी निकली। इस चाबी के साथ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, सच हमेशा कुफुल में बंद रहता है, इसे सिर्फ वही खोलता है जो खुद हकीकत का सामना करने की हिम्मत रखता हो। मेरा दिल बेचैन हो गया। ये चाबी किसके लिए थी? कौन सा कुफुल? कौन सा राज? मैं जैसे जैसे सोचती गई मेरे ज़हन में कई सवाल जन्म लेते गए। अचानक मुझे याद आया कि अबू का स्टोर रूम, जहां हम बचपन में खेलने जाते थे, अबू ने पिछले 3 सालों से इस दरवाजे पर ताला लगा दिया था और किसी को जाने नहीं देते थे। शायद ये चाबी इसी के लिए हो, शायद वहाँ कोई बात छपी हो जो हमारे घर की खामोशी का सबब है। मैंने जल्दी से कमरे से बाहर कदम बढ़ाया और अंदर जाते जाते आखिरी बार अपने भाई की खाली कुर्सी की तरफ देखा, जिस पर अब भी इसका हिफाजती कपड़ा पड़ा था, जैसे वो कभी भी वापस आकर इसे खोलेगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मगर हकीकत ये थी, कुछ चीज़ें वक्त के आगे हार जाती हैं। मैं स्टोर रूम तक पहुंची, दिल धड़क रहा था, हाथ थरथरा रहे थे। चाबी मैंने ताले में लगाई, जैसे वक्त ठहर गया हो। ताला हल्की सी चरचराहट के साथ खुला और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ हिला। अंदर अंधेरा था, मगर ये अंधेरा खाली नहीं लग रहा था, जैसे यादें सच और कहानियां इसमें छपी बैठी हो। मैं अंदर गई और जैसे ही लाइट ऑन की, सामने एक शेल्फ पर एक डब्बा रखा था जिस पर मेरे भाई का नाम लिखा था। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि शायद सच अल्फाज नहीं, खामोशी चीखती है। कहानी लिखी नहीं जाती, जानी जाती है। जब मैंने इस शेल्फ पर रखा हुआ डब्बा हाथ में लिया तो यूं लगा जैसे वो लकड़ी का डब्बा नहीं बल्कि मेरे पूरे घर के माजी का बोझ था।
मैंने आहिस्ता से इसे सांस रोके उठाया और इसे स्टोर रूम के बीचों बीच रखकर चंद लम्हे तक बस इसे देखती रही। मेरी नब्ज़ तेज थी, जैसे कोई मुसाफिर तूफान आने से पहले आखिरी बार आसमान को देखता। फिर मैंने डब्बा खोलने की हिम्मत की। जैसे ही मैंने ढक्कन उठाया तो अंदर एक कागज़ों का गट्ठा रखा था। हर कागज़ जर्द और पुराना, जैसे बहुत अरसा धूल और वक्त के बीच दबा रहा हो। सबसे ऊपर एक खत था, इस पर मेरे अबू की लिखाई थी। लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो कि वक्त अपने वादे पर वापस लौट आया है। कुछ बातें इंसान जुबान से नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपने अल्फाज के साए से भी डरता है कि कहीं कोई टूट न जाए, कोई बखर न जाए। मैं हैरान रह गई कि ये खत किसके लिए था और किस वक्त के इंतज़ार की बात हो रही थी। अगले कागज़ में मेरी और मेरे भाई की बचपन की ड्राइंग्स थीं। हम दोनों हंसते हुए जानवरों की तस्वीरें बनाते थे। इसके नीचे मेरा बचपन का कार्ड भी था, जिस पर मैंने भाई के लिए लिखा था, जब भी तुम अकेले हो मुझे आवाज़ देना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ये देखते ही मेरे दिल में एक तीर सा लगा। क्या मैं वाकई इसकी दोस्त रही? क्या मैंने इसे अकेला छोड़ दिया था? मैं सोचती रही, मगर इस वक्त सवालों का वज़न मुझ पर इतना बढ़ गया कि मैं सांस लेना तक भूल गई। फिर मुझे डब्बे के अंदर एक छोटा सा ऑडियो प्लेयर नज़र आया। इसके साथ एक पिन ड्राइव लगी थी, जैसे कोई पूरी कहानी अपनी आवाज़ में छुपा कर गया हो। मैंने इसे उठाया और स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया ताकि कोई आवाज़ बाहर न जाए। मैंने ऑन स्विच किया। स्पीकर से कुछ देर हल्की सी खरखराहट आई, जैसे यादें जागने में वक्त ले रही हूँ। फिर अचानक मेरे भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं नहीं जानता कि कब ये सब बदला, कब मेरा दिल इतना बोझल हो गया कि मुस्कुराना भी यादों की किताब में लिखा हुआ एक किस्सा रह गया। मुझे लगने लगा कि मैं चीख कर भी अगर मदद मांगूंगा तो कोई नहीं सुनेगा, और शायद सच ये है कि मैंने खुद कभी बोलने की हिम्मत नहीं की। मैं जैसे पत्थर बन गई, मेरे पैरों से ताकत निकल गई। ये आवाज़ मेरे सामने बैठी हुई नींद भर आंखों वाला, शोखियों से भरा बचपन का भाई नहीं था। ये एक ऐसा इंसान था जो अंदर से टूटा हुआ था। मैं ऑडियो सुनती रही। उम्मी मुझे हमेशा बहादुर कहती थी, मगर मैं बहादुर कहाँ था। मैं तो बस सबकी खातिर खामोशी ओढ़कर चलता रहा। अबू मेरे लिए मजबूत पहाड़ थे, मगर जब मैंने एक दिन उन्हें रोते देखा तो मुझे लगा पहाड़ भी टूटते हैं, मगर खामोश टूटते हैं। मुझे लगा शायद हर रिश्ता बाहर से मजबूत और अंदर से थका हुआ होता है। मैं अपनी तकलीफ किसी से शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे लगा मेरी बात के बाद लोग मेरी आंखों में मुझे कमज़ोर समझेंगे। शायद इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। मेरा दिल बाहर आने को था। मेरी आंखों में धुंध उतर गई और सामने रखी धूल भीगी हुई लगने लगी, जैसे स्टोर रूम की खामोशी भी रो रही हो। ऑडियो खामोश हो गई और मैं साकित रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आलम वक्त से बाहर हूँ। ना सुबह है ना शाम, बस एक एहसास है जो धीरे धीरे मुझे अंदर तक खा रहा है। मैंने कागज़ों का बाकी गट्ठा खोला तो इसमें डॉक्टर की रिपोर्ट्स थीं, मेरे भाई की तारीखें पिछले 2 साल की थीं, और लफ्ज़ डिप्रेशन, शदीद नफसियाती दबाव मेरे सामने ऐसे उभर आया जैसे कोई तेज़ रोशनी अंधेरे को चीर दे। मैंने अपनी ज़ुबान दांतों में दबीली ताकि चीख ना निकल जाए। एक रिपोर्ट पर डॉक्टर के नोटिस लिखे थे, मरीज को जज्बाती सहारा और ख़ानदानी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, वरना नताइज बुरी भी हो सकते हैं। ये पढ़ते ही मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी का हर लम्हा जैसे एक आईने में दिखाई दिया। भाई की खामोशी, इसकी खोई हुई नज़रों का खला, इसके कमरे का बंद दरवाज़ा, इसके जुमले "ओ मैं ठीक हूँ" सब झूठ नहीं थे, सब एक मदद की पुकार थी जो हमने कभी नहीं सुनी। मैं आहिस्ता से कागज़ छोड़कर बैठ गई और आंखों में जमा पानी बहने लगा। मैंने खुद से सवाल किया, हम इतने करीब रहकर भी इतने दूर कैसे थे? मैंने अपने अंदर एक अहद की आग महसूस की। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। वो अकेला नहीं रहेगा, चाहे हम सब खामोश रहे, मगर मैं नहीं रहूंगी। मैंने ऑडियो प्लेयर दोबारा चलाया। जब मैं खिड़की के सामने खड़ी थी और बाहर जमा होते बादलों को देख रही थी, तो मेरे अंदर भी एक तूफान जन्म ले रहा था, जैसे मैं एक नया फैसला करने वाली हूँ। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने आज कदम न बढ़ाया तो शायद मैं हमेशा इस अंधेरे में रह जाऊं जहां सवाल ज़्यादा और जवाब कम होते हैं। मैंने अपना चेहरा पोंछा और कमरे की तरफ वापस देखा। इस खामोशी ने जैसे मुझे आवाज़ दी कि अब वक्त है कुछ करने का। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर कदम रखा और राहदारी में चलते हुए मेरे कदम खुद ब खुद उम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरा खाली था, मगर उनकी खुशबू अब भी मौजूद थी, जैसे वो अभी दरवाजे से आएंगी और कहेंगी, बेटी तुम इतनी खामोश क्यों हो? मगर आज उनकी गैर मौजूदगी ने मुझे एक और हकीकत दिखाई। हर रिश्ता वक्त के रहम पर होता है, और वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। मैंने डायरी हाथ में ली और नीचे लाउंज में आकर बैठ गई। सोफे पर बैठते हुए मुझे याद आया कि कभी यहाँ हम सब मिलकर हंसा करते थे। अबू अखबार पढ़ते, उम्मी चाय बनाती, भाई टीवी पर कार्टून लगाता और मैं इसके साथ हंसती थी। वो सब लम्हे अब फ्रेमों में कैद थे, जो दीवार पर लटके हुए हमारी खामोश नज़रों का जवाब तक नहीं देते थे। मैंने डायरी खोली और इसमें वो खाली सफ़हात मुझे देखते रहे, जैसे मुझसे कह रहे हो, अब तुम लिखो, तुम बताओ सच किया है।
मगर मुझे लगा कि इस कहानी को बंद कमरों के लफ्ज़ों में नहीं बल्कि हकीकी दुनिया में जवाब चाहिए। मैंने फ़ोन उठाया और अबू का नंबर डायल किया। फ़ोन बजता रहा मगर कोई जवाब नहीं आया। शायद वो सफ़र में थे, शायद वो भी किसी ऐसी सोच में गुम थे जिसे लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने फिर कॉल की मगर इस बार भी नाकाम। ने गहरी सांस ली और फैसला किया कि मुझे अस्पताल जाना होगा, उम्मी के पास, क्योंकि अगर मेरे दिल में ये बोझ है तो शायद उम्मी के दिल में भी कुछ ऐसा ही हो। मैंने चाबी और डायरी अपने बैग में रखें और बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद करते हुए एहसास हुआ जैसे घर ने भी अपनी सांस रोक ली हो और मुझे अलविदा कहा हो। बाहर आसमान अब बादलों से घिरा था, हवा में नमी थी और जैसे कोई भारी पिन चारों तरफ फैल रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता गिल्ली से गुजरती हुई मेन रोड तक पहुंची, रिक्शा लिया और अस्पताल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में मुझे पहले जैसा नहीं लगा, गाड़ियों का शोर, लोगों की जल्दी, सड़कों का हंगामा, मगर हर आवाज़ मेरे दिल की खामोशी के मुकाबले में मध्यम थी। जैसे दुनिया अपनी रफ्तार पर चल रही थी मगर मेरी दुनिया एक लम्हे में टूटकर ठहर चुकी थी। अस्पताल के दरवाजे पर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सनसनी हुई, जैसे इस इमारत में मेरे घर की कहानी का अगला बाब लिखा हुआ है। मैंने नानी के वार्ड का रास्ता पूछा और आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंच। उम्मी वार्ड के बाहर कुर्सी पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर थकन और फिक्र की तहें जिमी थीं, जैसे वो कई रातों से सुई नहीं थी। मैं उनके करीब गई और आहिस्ता से बोली, उम्मी। उन्होंने सर उठाया और मेरी आंखों में देखा। एक लम्हे में उन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया, जैसे उन्हें सब पता चल गया हो, मगर फिर भी वो खामोश रही। मैं उनके पास बैठ गई और कुछ देर तक हम दोनों खामोश रहे। कभी बाज कहानियां लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती, चेहरे खुद बोल देते हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, उम्मी, मेरे भाई के बारे में अब जानती थीं। उनके होंठ थरथराए, आंखों में नमी तीर गई। उन्होंने धीरे से कहा, हर माँ जानती है, बस कभी बोल नहीं पाती, क्योंकि सच कभी कभी अपने ही बच्चों की आंखों में देखने से डर लगता है। ये सुनते ही मेरा दिल मजीद टूट गया। मैंने पूछा, फिर आपने कभी बताया क्यों नहीं? उम्मी ने दूर देखते हुए कहा, मैंने चाहा था कि वक्त बदल जाए, वो खुद ठीक हो जाए, मगर वक्त सिर्फ कहानी बदलता है, जख्म नहीं भर सकता। मैं खामोश रही, क्योंकि शायद मैं भी उन्हीं अल्फाज को समझने के लिए अभी तक तैयार नहीं थी। उम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा। उनका हाथ सर्द और कमज़ोर था, जैसे वो भी कई सालों से बोझ उठा रही थीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम इसे ढूंढो, लेकिन याद रखो कि इसे आवाज़ दो, ऐसे जैसे इसके दिल ने कभी सुनी ही ना हो, क्योंकि वो शायद अब भी अंदर कहीं कैद है। मैं हैरान हुई, ढूंढो? वो है कहाँ? उम्मी ने आंखें बंद करके कहा, वो घर छोड़ कर गया, शायद कई दिन पहले। हमने किसी को नहीं बताया, क्योंकि हम खुद भी डरे हुए थे कि अगर तुम जान लोगी तो मजीद टूट जाओगी। ये मेरा वो लम्हा था जब दुनिया ने हकीकत मेरे सामने पूरी कुव्वत से रख दी। मेरा भाई न सिर्फ खामोश था, वो कहीं दूर जा चुका था, शायद अपने दुख के साथ, शायद अपनी तलाश में, या शायद दुनिया से छप कर अपने आप से लड़ रहा था। मेरी सांस रुक गई, मगर फिर एक नई आग मेरे अंदर जागी। मैं इसे ढूंढ कर रहूंगी, चाहे वो कहीं भी हो। मैंने उम्मी को सीने से लगाया और वादा किया कि अब कोई भी इस घर में अकेला नहीं रहेगा, चाहे सच कितना ही भारी क्यों ना हो। मैंने उम्मी से इजाज़त ली और वार्ड से बाहर निकली। अस्पताल की गैलरी में चलते हुए मुझे लगा जैसे मैं एक सफ़र पर रवाना हो रही हूँ, जो सिर्फ रास्तों पर नहीं होगा, ये सफ़र दिल के अंदर भी होगा। मैंने सोचा, इसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ से शुरू करूं? लेकिन दिल ने पहली मंजिल खुद बता दी, वो जगह जहाँ वो हमेशा जाता था जब इसे सुकून चाहिए होता था। हमारे शहर के कोने में एक पुराना पार्क, एक बेंच जहाँ वो बचपन में अपने दोस्त के साथ बैठता था। मैंने रिक्शा लिया और वहाँ पहुंची। पार्क सन्नाटा था, शाम ढल रही थी, चिराग जल रहे थे। मैं इस बेंच के करीब गई और बैठ गई। बेंच ठंडी थी और हुआ ने जैसे मेरे कान में सरगोशी की, यहाँ कोई आया था कुछ दिन पहले। और मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, फिर घास में पड़ी एक कागज़ की पर्ची पर नज़र गई। मैंने इसे उठाया। इस पर लिखा था, कभी कभी इंसान अपने आप को ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ देता है। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहो तो वहां आओ जहां हमने पहली बार बारिश देखी थी। ये वो जगह थी, पुराना पिल, हमारा बचपन, हमारा राज, और शायद इस कहानी का अगला दरवाज़ा। जब मैंने कागज़ की इस पर्ची को मजबूती से मुट्ठी में दबाया और पार्क की खाली रविश के बीच चंद लम्हे खड़ी रही, तो यूं महसूस हुआ जैसे ये कागज़ सिर्फ एक निशानी नहीं बल्कि एक रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जो मुझे मेरे भाई तक नहीं बल्कि शायद खुद मुझ तक ले जाने वाला था। शाम की हुआ में खुनकी बढ़ने लगी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, मगर मेरी समाज जैसे सिर्फ एक ही आवाज़ सुन रही थी, मेरे दिल की धड़कन जो हर गुजरते लम्हे तेज हो रही थी। मैं इस राह पर बढ़ने के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए सोच रही थी कि वो पिल अब कैसा होगा, जिस पिल पर हमने बचपन में बारिश के कतरे गिने थे, जिस पिल से बहती हुई नदी ने हमें कभी हंसाया, कभी सुकून दिया। क्या वो पिल आज भी वैसा ही होगा?
वक्त ने इसे भी बदल दिया होगा। मैंने पार्क से बाहर निकलकर सड़क पर कदम रखा और रिक्शा रोका। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? और मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जैसे इस जगह का नाम सिर्फ जुबान से निकालने से भी कोई राज टूटता हो, पुराने शहर के पिल तक। रिक्शा चल पड़ा और शहर की भीगी रोशनियों में से गुजरने लगा। खिड़की के पार दुखती हुई जिंदगी लग रही थी, जैसे लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि उनके आसपास कितनी कहानियां खामोश बैठकर रो रही है। कुछ के दिल चीख रहे होते हैं मगर अल्फाज कभी बाहर नहीं आते, और कुछ लोग खुद को हंसी के पर्दों के पीछे छुपाकर पुकार देते हैं कि मैं ठीक हूँ, मगर अंदर कहीं गहरी गहरी खाई उनका इंतजार करती रहती है। जब हम पिल के करीब पहुंचे तो हवा में नमी ज्यादा महसूस हुई, शायद वाकई बारिश होने वाली थी। मैंने किराया अदा किया और पिल के आगाज पर खड़ी हो गई। सामने फैली हुई नदी चांद की मध्यम रोशनी में चमक रही थी। पानी की लहरें धीरे धीरे आपस में टकराती थीं, जैसे राजों को बांट रही हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई पिल के वस्त तक पहुंची और वहां रुक गई। पिल की रेलिंग पर हाथ रखकर मैंने नीचे पानी को देखा। ऐसे लग रहा था जैसे मुझसे कह रहा हो, जो डूब जाता है वो हमेशा मर नहीं जाता। कुछ डूबने के बाद नई शक्ल में जन्म लेते हैं। मेरे दिल में उम्मीद की एक लकीर सी जागी, लेकिन साथ ही खौफ भी। अगर मैं यहाँ पहुँच गई मगर वो यहाँ ना हो, अगर ये बस एक निशानी हो और हकीकत कहीं और छपी हो। मगर फिर हुआ, मैं धीरे से पाँव की चाप सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। मैंने धीरे से पुकारा, ओ भाई, मगर कोई जवाब न आया। साया चंद कदम और बढ़ा और फिर रुक गया। हुआ के शोर में जैसे खामोश लफ्ज़ बहकर आए, कुछ बातें वापस नहीं की जा सकती। मैं साकित रह गई। ये इसकी आवाज़ नहीं थी, ये एक बूढ़े शख्स की आवाज़ थी जो कंधों पर प्लास्टिक की चादर डाले खड़ा था। शायद कोई राहगीर, शायद वक्त का गवाह। इसने धीरे से कहा, लड़की, अगर तुम किसी को ढूंढ रही हो तो याद रखो, अक्सर वो लोग जो दुनिया से ओझल होते हैं वो दरअसल खुद को ढूंढ रहे होते हैं। मैंने अदब से पूछा, आप जानते हैं कोई ऐसा शख्स यहाँ आया था? बूढ़ा चंद लम्हे खामोश रहा और फिर हाथ से नदी के पार दूर एक सम्त की तरफ इशारा किया। वह पहाड़ी के दामन में पुराना मुसाफिर घर है, थके कदम वहाँ आराम करते हैं। मेरा दिल धड़क उठा, शायद मेरा भाई वही हो। मैंने शुक्रिया अदा किया और तेज़ कदमों से पिल से नीचे उतरने वाले रास्ते की तरफ बढ़ी। कदमों की रफ्तार बढ़ गई थी।